ऑलराइट गाइस, सो निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हमें और यहीं पे 23,700 के कॉल में मैं 150 लॉट के साथ में एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अपनी एंट्री हो चुकी है और जिस जोन में हमने एंट्री की हुई है ना, यहाँ पे मैं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके सामने 3,000 के लॉसेस हमको दिख रहे हैं। ऑर्डर्स भी एक बार देख लेते हैं। 130 129 के अराउंड हमको ऑर्डर्स फिल मिल चुके हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता दूँ। यहाँ पे मैंने टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल बाइंग लेवल्स को देख के ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, बट जो बाइंग लेवल्स है ना, ये जहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है उससे थोड़े दूर है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे रिस्क ज़्यादा रहने वाली है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने एंट्री इसलिए ली हुई है क्योंकि रिवॉर्ड्स जो इस पर्टिकुलर ट्रेड के हैं ना, वो भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं मुझे। सो पहले तो देखना पड़ेगा ट्रेड कैसे डेवलप होता है। एक की जोन जो है जहाँ पे बारकोड्स लगे हुए हैं, उसी के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ना प्राइस, तो बढ़िया रिवॉर्ड हमको दिखेंगे। चलो देखते हैं कैसे ट्रेड डेवलप होता है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क थोड़ी ज़्यादा थी इस पर्टिकुलर ट्रेड में और उसके सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिस्क अच्छी खासी एग्जॉस्ट भी हो चुकी है। अब देखो, बाइंग का एरिया जो है ना 5 मिनट के चार्ट पे, ये वो जोन है जिसके पास में मेरे पास में एक क्लियर बाइंग का जोन है। तो 23,700 वाला जो जोन है वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल जोन है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, मैं ये आपको बताता हूँ। बाइंग के जोन में हम हैं, लेकिन मेरी रिस्क एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो गिवन एनी ट्रेड जहाँ पे 1 लाख रुपए की रिस्क रहती है, उसके अराउंड ही मैं अपने एसएल प्लान करता हूँ। तो रिस्क के पास में प्राइस आ चुकी है और मेरा रिस्क एग्जॉस्ट हो चुका है। अभी तक बाइंग जोन क्लियरली टेकन आउट हुआ नहीं है। आप देखोगे तो वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन उसके सामने रिस्क जो है ना, ये एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो अब रिस्क पैरामीटर्स कैसे सेट होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप एक गिवन रिस्क लेते हो, एक पर्टिकुलर ट्रेड पे जो भी आप रिस्क लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 लाख के अराउंड रिस्क प्लान करके रखी हुई थी, तो उसके सामने आपको एसएल प्लेस करने ही पड़ेंगे। एक बार आपको दिख गया ना, उतना एसएल आपके सिस्टम में दिख रहा है, आप वहाँ पे एसएल प्लेस कर लो। तो एग्जैक्टली उसी जोन पे मैं एसएल प्लेस कर रहा हूँ। और अब अगर प्राइस इस पर्टिकुलर जोन के नीचे आ जाएगी, मैं यहाँ से क्लियर एग्जिट कर लूंगा। ये रिस्क डिफाइन होना बहुत जरूरी है। जनरली आप देखते हो कि मैं एसएल प्लेस नहीं करता हूँ कि मेरे एसएल थोड़े दूर रहते हैं, तब तक मैं कंफर्टेबली ट्रेड में बैठा रहूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे दिख गया कि अब जितनी रिस्क लिए उतनी एग्जॉस्ट हो रही है, तो वहां पे एसएल प्लान करके ही चलना है। अगर नहीं है तो फिर हम होप ट्रेडिंग करें। होप ट्रेडिंग की मतलब क्या होती है कि भाई मैं होप में बैठा हुआ हूँ कि यहाँ से प्राइस घूम जाए, राइट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना ट्विस्ट कैसे आ रहा है। यहाँ पे मार्केट अभी भी मेरे बाइंग एरिया में ही है। ठीक है, जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैंने रिस्क भी डिफाइन करके रखी हुई है। तो एसएल सिस्टम में प्लेस्ड है और मार्केट जो है मेरे बाइंग एरिया के पास में ही है। लेकिन अब आप ओवरऑल अगर मेरे रिस्क देखोगे तो ओवरऑल मुझे 1 लाख रुपए के अराउंड लॉसेस भी दिख रहे हैं। तो मार्केट भले इस पर्टिकुलर जोन में सस्टेन करे, साइडवेज हो जाए, लेकिन मेरी रिस्क एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो वहां पे मैंने सिस्टम में एसएल प्लेस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना किस तरीके से प्राइस एक्शन डेवलप होती है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वाइव कर जाता है ये ट्रेड और ऊपर आ जाता है, तो मैं थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेलिंग के मौके देखूंगा। अदरवाइज अगर भले ही मार्केट में बाइंग का जोन एग्जॉस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं वहां पे सौदा काट दूंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेड पे आप कितने रिस्क लोगे, राइट। तो एक्सपायरी पास में है, तो इरोजन है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम में रुक नहीं पाऊंगा। तो बस अब देखना है इस पर्टिकुलर जोन में क्या हो रहा है। चलो, ऐसे लग गए दोस्तों। तो रिस्क एग्जॉस्ट हो चुकी है, मैंने एग्जिट कर ली सारे ट्रेड से। तो इसके सामने एक बार हम ओवरऑल पोजीशंस भी देख लेते हैं। तो अराउंड 1,14,000 के लॉसेस हमको पहले ट्रेड में लग चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्योंकि रिस्क एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो यहाँ से आगे अगर क्लियर सेटअप बनता है तो ही मैं दूसरे ट्रेड के लिए जाऊँगा। तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ अगर मैं कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ तो। अब दोस्तों, ये देखो, ये चीज़ें दिक्कत करती है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि मेरे बाइंग एरिया के पास में प्राइस आई हुई थी, लेकिन ओवरऑल उस पर्टिकुलर ट्रेड की रिस्क जो थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मैंने एग्जिट कर ली, सिस्टम में एसएल प्लेस कर दिया, सिस्टम में एसएल लग भी गया। अब इसके सामने ना मैं यहाँ पे एक इन द मनी के पास आ रहा हूँ और थोड़े हेवी जोन में ही बाइंग के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर देख रहा हूँ बाइंग एरिया इंटैक्ट है, क्लोजिंग कैंडल की वेट कर रहा हूँ। चलो, क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो यहीं पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। 150 लॉट के साथ अपनी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे मैं एक रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अभी जो ट्रेड लिया हुआ है ये रिवर्सल के लिए लिया हुआ है और जैसे हमने एंट्री कर ली, छोटे लॉसेस अभी भी दिख रहे हैं। बाय द वे, इस पर्टिकुलर ट्रेड में 181 के पास में अपने को फिल मिला हुआ है। इसके सामने ना मैं बहुत छोटे एसएल के साथ में ही काम कर रहा हूँ और उसके सामने अब जो रिवॉर्ड्स हैं, मैं बड़े रिवॉर्ड्स के लिए ही प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिस्क
एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी सिस्टम में एक लॉस हमने ऑलरेडी लेके रखे हुए उसके सामने अगर मुझे दूसरा ट्रेड लेना है तो वहाँ पे बड़े रिवॉर्ड्स के लिए ही मैं एम कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमने ट्रेड ले लिया, थोड़ा ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ है। चलो बढ़िया ब्रेकआउट आया। सो यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल तो ब्रेक करके गई, उसने एक डिसेंट प्रॉफिट भी दे दिया। अब ये जोन देखो जहाँ से ना सेलिंग, फ्रेश सेलिंग इनिशिएट हुई थी ना, इस पर्टिकुलर जोन पे अब प्राइस आने को है। ठीक है, अपने लिए ये बहुत की जोन है जो एक बार निकल जाए ना तब जाके हमको प्राइस में एक रियल पेस दिखेगा, यानी मोमेंटम जो है ये फर्दर कैरी होते दिखेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर जोन के जो सेलर्स रहेंगे ना अभी हमको ट्रैप होते दिखेंगे। तो देखना है यहाँ पे प्राइस एक्शन फर्दर कैसे डेवलप हो रही है। चलो एक बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है उसी पर्टिकुलर जोन पे ना। अब ये जोन की जोन है, एक बार ये निकल जाता है ना तो हमको बढ़िया प्रॉफिट आएंगे। बाय द वे जो पहले रिस्क ले रखी थी उसके सामने अब हमको एक बढ़िया प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो गए। तो ऑलमोस्ट जो पहला लॉस लगा था वो कवर होते दिख रहा है। देखते हैं यार यहाँ पे पिन बार ना बन जाए, अगर पिन बार बन गया ना तो मज़ा नहीं आएगा। फिर वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे एंट्री ली थी, एंट्री के पास प्राइस आ जाती है 181 182 के पास में, तो मैं कम्प्लीटली एग्जिट ले लूँगा। और फिर तीसरे ट्रेड में जाने का मतलब नहीं है, फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। ऑलरेडी एक बड़े रिस्क के सामने एक बड़े लॉसेस लग चुके हैं। दूसरे ट्रेड में रिस्क कम है बट उसके सामने अब प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो रही है इसको मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। चलो एक बढ़िया कैंडल दिख रही है, 1,07,000, 1,00,000 के डिसेंट प्रॉफिट भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस मैं आपको अपडेट कर देता हूँ जैसे ही मैं थोड़ा ट्रेलिंग करके पास आ जाता हूँ या पार्ट बुकिंग कर लेता हूँ। प्राइस जो है ना धीरे धीरे अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 36,000 प्लस में हम आ चुके हैं। ठीक है, तो प्राइस एक बढ़िया मूव दे रही है, 1,40,000 के डिसेंट प्रॉफिट हो रहे हैं। ये जोन अब समझो ये वो जोन था जहाँ से फ्रेश सेलिंग हुई थी और प्राइस ने एक डिप लगाया था। अब अगर यहीं पे ना प्राइस अगर थोड़ी रिट्रेसमेंट लेके इस जोन में रिट्रेस लेके अगर कंटिन्यूएशन करती है तो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए एक ट्रेलिंग का मौका बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कैंडल बाय कैंडल इस जोन में प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है। और यही छोटे छोटे जोन होते हैं एज अ ट्रेडर ना आपको आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे जोन्स आपको फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, ट्रेलिंग करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पे फ्रेश बड़े बड़े रेड कैंडल लगे थे ना, इस जोन पे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है ना, थोड़ा मुझे ये इस जोन पे देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कल ना बहुत लोग बोल रहे थे कि कल वीडियो लेट आया था, तो मेरा ट्रेड बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन शूट करने के लिए टाइम चला गया। तो अराउंड 2 बजे के बाद मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन शूट किया था। बात ऐसी थी, मैं था एग्जॉस्ट और मैं फिर ट्रेड ख़त्म होने के बाद मैं सोने के लिए गया था। पूरा वीकेंड मैंने ट्रैवलिंग की थी और वीकेंड में मैं मुंबई से चला गया था उस्मानाबाद। यहाँ पे आता है आपका तुलजापुर, तो मैं भवानी माता के दर्शन के लिए गया था। तो बात ऐसी थी कि जनरली ना मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग का क्रेविंग रहता है, तो वीकेंड में ये क्रेविंग ना अच्छी खासी निपट गई, क्योंकि ऑलमोस्ट ना 1100 किलोमीटर का ट्रैवल हो चुका था और 48 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया था। तो वो थोड़ी एग्जॉशन थी। देखते हैं अब ना यहाँ पे थोड़ा की जोन है, मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है। अगर यहाँ पे प्राइस रुक जाती है और सस्टेन कर जाती है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ थोड़ा ना ट्रेलिंग करके पास आने की मैं अटेम्प्ट करता हूँ और फिर वहाँ पे ट्रेलिंग एसएल भी हो जाएगा, चलेगा। जो इनिशियल लॉसेस आए थे ना उसमें से काफ़ी हद तक हम लॉसेस कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो एम थोड़ा बड़ा है मेरा, जहाँ प्रॉफिट लेना है उसका एम थोड़ा बड़ा है, तो बड़े प्रॉफिट के लिए मैं रुका हुआ हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया ना फ्रेश सेलिंग हुई थी ना वहाँ पे, अब इस जोन पे प्राइस अगर सस्टेन कर जाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर जहाँ पे एंट्री ली थी एटलीस्ट वहाँ तक हम एसएल प्लेस करके रखेंगे। देखते हैं। बाय द वे ना कल जब मैं वहाँ पे पहुँचा था संडे को मॉर्निंग में, तो संडे के मॉर्निंग में ना एक चीज़ मैंने देखी कि अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हो ना, अगर वीआईपी दर्शन और उसकी अलग लाइन इसकी अलग लाइन, तो वो देख के ना थोड़ा दिल बैठ जाता है। दर्शन करने सबको करने हैं, सब एक ही आस्था से आए हुए हैं। जनरली ना ये चीज़ थोड़ी खटक जाती है, बट उसके बाद भी 4 घंटे गए हमारे। मैंने तो ऑनलाइन ही बुकिंग करके रखी थी, फिर भी 4 घंटे गए। लेकिन ट्रैवलिंग का एग्जॉशन और उसके बाद में 4 घंटे लाइन में खड़े रहो, ठीक है दिक्कतें रहती है, बट एक बार दर्शन हो जाता है ना तो वो अलग ही सुकून रहता है, वो मिला। ठीक है, तो जोन तो अपना डिफेंड हो रहा है। ठीक है, इसी जोन के नीचे अब अगर मार्केट आ जाता है तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। बाय द वे आप भी बताओ, आप आपके एंड पे क्या एक्टिविटीज़ करते हो वीकेंड में। तो कल का दिन ना फिर मैंने थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किए, डेड हैंग किया
ऑलमोस्ट 15-20 मिनट पे तो लटक ही रहा था मैं। तो जो चीज़ें ना आपको अच्छी लगती है ना, वो चीज़ें किया करो। बीइंग अ ट्रेडर ना वैसे ही अपना जॉब थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, और फ़ियर आता है, ग्रीड आता है, कुछ क्वेश्चन मार्क्स आते हैं माइंड में कि क्या कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे टाइम पे जो चीज़ आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स करती है वो चीज़ें करो। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो थोड़ा फैमिली प्रेफ़रेंस था कि जाए माता के दर्शन ले। बड़ा मज़ा आया बाय द वे। कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हॉबी करते हैं, ठीक है? जो हॉबी आपको रिलैक्स करती है ना, ट्रेडिंग के साथ वो हॉबीज़ को आप जतन करो, उसको आगे लेके जाओ। क्योंकि क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग जैसी आप स्टार्ट कर दोगे और डे इन डे आउट आप सिर्फ चार्ट के सामने बैठे रहोगे ना, ठीक है? माइंड रिलैक्स करना भूल जाएगा, और ऐसा टाइम पे फिर ना ओवर ट्रेडिंग हो जाए या फिर बार-बार कुछ गलतियाँ हम बार-बार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा खुद को फ्रेश रखो, और कमेंट में बताओ आप क्या-क्या चीज़ें करते हो, फुल ट्रेडर्स को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब ये देखो, ये जो की ज़ोन है ना, जो अभी हाई बना था, ये अगर ज़ोन निकल जाता है ना, फिर प्राइस दौड़ेगी 23,800 के पास में। अगर ये हो जाता है तो मैं फटाफट यहीं पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूँगा। डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है, 1,68,67,000 के डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है। ओवरऑल 60,000 के, 60,000 के प्लस हम आ चुके हैं, राइट? बढ़िया ट्रेड चला, मज़ा आया। अब ना मैं यहाँ पे एक्शन के लिए रुका हूँ। जैसे एक कैंडल मेरे डायरेक्शन में आ जाती है, मोमेंटम के साथ ही मैं एग्जिट कर लूँगा। तो रेडी रह लेते हैं। ओवरऑल जितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, प्रीवियस लॉसेस को काट के, वहाँ पे हमको और डिसेंट प्लस में हम चल रहे हैं। सो आई एम रेडी, एंड अच्छा लगा कि ट्रेड अपने डायरेक्शन में भी गया और बढ़िया रिवॉर्ड्स दिए। एक कैंडल, चलो बढ़िया, ऑलमोस्ट 2 लाख के प्रॉफिट हो रहे हैं, राइट? चलो यहीं पे मैं सौदा काट रहा हूँ अभी। एग्जिट ले ली मैंने, और एक डिसेंट प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट ले लिया। ऑलमोस्ट 2,04,000 के प्रॉफिट हुए। तो ओवरऑल जितने लॉसेस थे उसको कवर करके 90,000 के प्रॉफिट्स हमको मिले हुए हैं। बढ़िया ट्रेड चला और मज़ा आया। तो अब टाइम है लॉजिक्स को एक्सप्लेन करने का कि क्या चीज़ें देख के मैंने पहला ट्रेड लिया था, क्या चीज़ें देख के मैंने दूसरा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जोन निकल जाता है और सर्वाइव करता है, मार्केट के लिए और स्कोप है। बट एनीवेज, चलो लॉजिक्स के पास आते हैं अभी। अब दोस्तों 1 मिनट के चार्ट पे हम निफ्टी पे है, ठीक है? तो ऐसे जोन पे जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, वहाँ पे मैं क्या चीज़ें देखता हूँ जो मुझे बाइंग और सेलिंग के लिए अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो ये कंसोलिडेशन जोन था जहाँ पे अपनी एंट्री हो चुकी थी, ठीक है? एक बार ना हम ऑर्डर जोन भी देख लेते हैं। तो रिप्ले बार में आने से पहले एक बार ना मैं देख लेता हूँ कहाँ पे अपनी एंट्री हुई थी, ठीक है? तो 927 के पास अपनी एंट्री हुई थी। तो जनरली दोस्तों, मैं जो अपनी बाइंग सेलिंग है वो टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल के आसपास ही जाके करता हूँ। वहाँ पे मुझे क्लियरली पता होता है कि कहाँ पे बड़े बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, और उसके सामने फिर मुझे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखने होते हैं। बाय द वे, टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल्स फिर से मैं बताता हूँ, ये कोर्स का पार्ट है। तो ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री नहीं मिलेगा। जैसे आप कोर्स ले लेते हो आपको तुरंत इसका एक्सेस मिल जाता है। तो अब देखो, ये वो जोन है जो प्लॉट होके मिल रहा है। ये मेरे लिए बाइंग का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली बायर्स ने दिखाया हुआ है कि वहाँ पे एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, ठीक है? अब इसके नीचे ऑब्वियसली मेरे लिए एसएल प्लेस था। तो जैसे ही मार्केट मूव होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे देखो ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए आज रिस्क भी बड़ी थी, एसएल मेरा थोड़ा दूर था, ठीक है? तो अब जैसे ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पे मैं क्लियरली वेट करूंगा कि मेरी रिस्क एग्जॉस्ट हो चुकी है क्या, यानी मेरे एसएल के नीचे प्राइस आ रही है क्या। अगर जैसे ही एसएल के नीचे हमको प्राइस दिख जाती है, हम वहाँ से हट जाएंगे। तो बायर का एरिया इंटैक्ट था, लेकिन मेरे लिए एसएल लग चुका था, क्योंकि जितना भी अंडरलाइन हम रिस्क लेते हैं, जैसे 1 लाख रुपए की रिस्क थी, वो रिस्क एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो वहां पे मैंने एग्जिट कर ली, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा, आपका सेटअप सही है, आपके बाइंग के लेवल के पास में प्राइस भी आ चुकी है, ठीक है? जहाँ पे आपने एसएल प्लेस किया था वहां पे प्राइस आ चुकी है, और आपने जितना रिस्क लिया था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। आप वहां पे एग्जिट कर जाओ। तो मैंने वहां पे एग्जिट कर लिया। अदरवाइज फिर हम होप में बैठे हुए हैं कि बाइंग के एरिया पे पास तो है मार्केट, लेकिन रिस्क जितना प्लान किया था उससे ज़्यादा है। ये एक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का प्लान जो होता है ना, ये आपने प्री डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब उसके बाद प्राइस हो गई कंसोलिडेशन में साइडवेज। कंसोलिडेशन में बारकोड जैसी चीज़ें बन रही है जो फर्दर एक अच्छे मूव के लिए प्राइस को रेडी करती है। बेसिकली जितना टाइट कंसोलिडेशन उतना अच्छा ब्रेकआउट। अब मुझे ये सोचना है कि ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करें या ब्रेकडाउन पे पार्टिसिपेट करें। जनरली जब भी आप किसी क्लियर मूव के लिए वेट करो, एक क्लोजिंग कैंडल का वेट करो। तो मैंने एक क्लोजिंग कैंडल का वेट किया, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ना, इसके क्लोज होने के बाद फिर मैंने वहां पे ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है।
तो मुझे पता है नीचे में बायर का जोन जो है इंटैक्ट है, उसके सामने कंसोलिडेशन हुआ, उसके सामने एक ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे रुका हुआ है। जब उसके सामने एक कंटिन्यूएशन आ रहा है, वहां पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ कंसोलिडेशन का लो एसएल रख के। तो 945 के अराउंड अपनी एंट्री हो चुकी थी, और उसके सामने फिर जो कि एक जोन था प्लॉटेड, उसके सामने एक क्लियर ब्रेकआउट हमने देखा, उसके पास एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, ठीक है। और मोमेंटम में हम पार्टिसिपेट कर गए। जो अर्लियर सेलर थे, सेलर वहां पे रिट्रेसमेंट लेके कंटिन्यूएशन का मौका हमको दे गए, और डे हाई मेरा टारगेट जोन था जो मैंने अचीव कर लिया, और एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमने अचीव कर लिया। यानी पहला अगर मेरा 1 लाख रुपए का रिस्क था, तो उसके सामने 2 लाख के प्रॉफिट भी आए। ये होता है एक ओवरऑल ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो इनिशिएट किया मैंने उन की लेवल्स के सामने जहां पे प्रीवियसली अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग हुई है। आपको ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। आप सोचते हो ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करना है, बाय सेल ही तो करना है, गया तो ठीक है। नहीं, आपके पास में एक प्री डिफाइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर करो आप कोर्स परचेस कर लेते हो, स्ट्रैटेजीज के वीडियोस देख लो, इंडिकेटर का एक्सेस ले लो, बैक टेस्टिंग भी कर लो, और वीडियोस थ्रू अच्छे से जाओ, क्योंकि 26 को 9 AM से राइट फ्रॉम द मॉर्निंग मार्केट स्टार्ट होने से पहले से हम सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करेंगे। इंट्राडे में देखेंगे कि कैंडल बाय कैंडल मार्केट कैसे डेवलप हो रहा है, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज कैसे डेवलप होती है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी क्रिसमस। मिलते हैं छुट्टियों के बाद।